आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। आज 2 मई 2024 है और इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में क्या क्या हुआ, कहां कहां हुआ, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। कुछ बड़ी खबरें हमने चुनी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर, जिसमें आप देखेंगे हमास इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर बिल्कुल अलग और नई तरह की शर्तों से जुड़ी हुई एक डिटेल्ड खबर, जिसके बारे में लीक हुई हैं कुछ इंफॉर्मेशंस। साथ ही आपको बताएंगे कि ईरान ने कैसे अब अमेरिका ब्रिटेन को हिला कर रख दिया है। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब और अमेरिका एक हिस्टोरिकल डील से पूरे मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने जा रहे हैं। इजराइल को बड़ा झटका मिला है, उसके बारे में भी एक खबर है। उधर भारत ने यूएन में अपने पुराने दोस्त फिलिस्तीन के हक में आवाज बुलंद की है। इन सब खबरों के अलावा आपको यह भी बताएंगे कि गजा में क्या हो रहा है और गजा के लिए बाहर क्या हो रहा है। तो हमास की डील और सऊदी अरब की डील, ये सबसे बड़ी खबरें हैं, जरूर इसे देखिएगा ध्यान से। शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरें। शुरुआत ईरान की खबर से। आज तक अमेरिका ही ईरान पर सैंक्शंस लगाता आया था और अब ईरान ने भी अमेरिका पर उसी के हथौड़े से चोट मारी है। यही नहीं, सैंक्शंस की फहरिस्त से ब्रिटेन भी अछूता नहीं रहा और ईरान ने यह मजबूत कदम गजा के मजलूमों के हक में उठाया है। ईरान ने फिलिस्तीनियों, खासकर गजा पट्टी में इजराइल के बर्बर जुल्मों का सपोर्ट करके दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में शामिल कुछ अमेरिकी और ब्रिटिश हस्तियों और ऑर्गेनाइजेशंस पर सैंक्शंस लगाए हैं। सही सुना है आपने, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आप तो देख ही रहे हैं ना, ये रिपोर्ट है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इजराइल के सपोर्ट के जरिए आतंकवाद में शामिल होने के इल्जाम में कई अमेरिकी हस्तियों और ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन लगाने का ऐलान किया है। आतंकवाद लिस्ट में शामिल कुछ बड़े नामों में हथियार बनाने वाले लॉकहीड मार्टिन, अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी जनरल डायनेमिक्स, अमेरिकी तेल कंपनी शेवरॉन और एडीएल के डायरेक्टर जेसन ग्रीनब्लॉट जैसे नाम शामिल हैं। ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं। सैंक्शंस झेलने वालों में 7 अमेरिकी नेता और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स भी शामिल हैं, जिनमें यूएस आर्मी स्पेशल सर्विस ऑपरेशंस फोर्सेस के कमांडर के नाम भी शुमार हैं। गाजा की जंग में अपनी कारगुजारियों के चलते अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े के कमांडर ब्रैड कूपर भी इस सैंक्शन लिस्ट में शामिल हैं। तो इतने बड़े बड़े नामों का बंटाधार आज हो गया ईरान की तरफ से। अब आप ये फुल स्क्रीन जो देख रहे हैं, ये वही रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ है। गजा में जंग के दौरान नेगेटिव रोल निभाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत की भी 5 ऑर्गेनाइजेशंस और 8 मेंबर्स पर ईरान ने बैन लगाए हैं। इन सैंक्शंस में ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर ग्रांट शॉप्स और ब्रिटिश फौज के कमांडर ऑफ स्ट्रेटेजिक कमांड जेम्स हॉकिन हॉल शामिल हैं। इन सैंक्शंस में ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ एंड्रियन बर्ड और ब्रिटिश आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ शेरॉन ने स्मिथ शामिल हैं। तो ये सब कुछ उन लोगों के नाम हैं जिन पर ईरान ने आज सैंक्शंस लगाए हैं कि गजा में इजराइल के जबरो जुल्म में, सितम में ये सब लोग बराबर के हकदार हैं, बराबर के शरीक हैं, ये भी गुनाहगार हैं। बढ़ते हैं आगे। गजा की बात करना बहुत जरूरी है, ये सब कुछ वहीं पर सेंट्रलाइज है। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गजा में 209 दिन से जो जंग चल रही है उसमें इजरायली हमले का जालिमाना सिलसिला भी जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायली ऑक्यूपेशन ने गजा पट्टी में 3 जेनोसाइड किए हैं, जिनमें ये उनकी जुबान है, जिनमें 28 लोग शामिल है, शहीद हुए हैं और 51 घायल हुए हैं। कई जख्मी फिलिस्तीनी अभी भी मलबे के नीचे और सड़कों पर हैं और वो एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं, यानी उनकी एक्सेस नहीं है क्योंकि बीच में आर्मी है या रास्ते टूट फूट चुके हैं। पिछले 7 अक्टूबर से इजरायली हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 34,596 हो गई है, जबकि 77,816 लोग अब तक 7 अक्टूबर से जख्मी हुए हैं। न जाने कितने लापता हैं, न जाने कितने मलबों के नीचे दबे हुए हैं। ना ये गुमशुदा में शुमार है मलबे वाले, और गुमशुदा वाले मरों में शुमार अभी नहीं है, यानी जिन्हें शहीद कह लीजिए आप, क्योंकि हम एक टेक्निकल भाषा बोलते हैं, उसको समझा करें आप। अल मायदीन अखबार ने इधर दावा किया है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ताजा सीज फायर डील को लेकर जो मसौदा पेश किया गया है, उस मसौदे की कॉपी अल मायदीन अखबार के हाथ लग गई है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। डील में शामिल शर्तें पहले की शर्तों से काफी मुख्तलिफ हैं,
लिहाजा आगे का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा भी। समझौते के फ्रेमवर्क का मकसद गाजा पट्टी में बंद सभी इजरायली सिटीजन और इजरायली आर्मी के जवानों की रिहाई हासिल करना है, फिर चाहे वो जिंदा हो या मर गए हों। इस समझौते में न सिर्फ 7 अक्टूबर को हॉस्टेजेस बनाए गए कैदी शामिल होंगे, बल्कि जंग के दौरान पकड़े गए सभी इजरायली कैदी भी शामिल होंगे, यानी कि इजरायली फौजी। अल मयादीन को हासिल हुए, अल मयादीन के बारे में जान लीजिए, लेबनान का अखबार, लेबनान की वेबसाइट, इसे कह लीजिए, तमाम आपको बड़ी खबरें यहां मिल जाएंगी। खैर, अल मयादीन को हासिल हुए दस्तावेज से पता चलता है कि खास तौर पर इस डील का मकसद इस पूरे रीजन यानी कि मिडिल ईस्ट में अमन कायम रखना और सीज फायर के फैसले तक पहुंचना है। बीच में एक दरख्वास्त है, आजाद बोल इंडिया को अगर ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए QR कोड आपके सामने है, आप कर सकते हैं। इसी डील की खबर आगे बढ़ाते हैं। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि कैदियों की अदला बदली के पहले फेज में क्या क्या शामिल है इस नई डील के मुताबिक? इस पहले फेज के तहत इजरायली आर्मी घनी आबादी वाले इलाकों से दूर मशरिक यानी कि ईस्ट की तरफ वापस चली जाएगी। IDF को गाजा पट्टी और इजराइल के कब्जे वाले 48 फिलिस्तीनी इलाकों के बीच बनी दीवार यानी कि सेपरेशन फेंस के पास के इलाकों में रीलोकेट किया जाएगा। याद रखिएगा, इजरायली फौज वापस इजराइल की बैरकों में नहीं जा रही है, यह सरहद जो बनी हुई है इसके पास की बात हो रही है। हमला करने वाले और जासूसी करने वाले इजरायली हवाई जहाजों को रोजाना 8 घंटे की मुद्दत के लिए गाजा पट्टी पर उड़ान भरने से रोक दिया जाएगा। हालांकि जिन दिनों कैदियों की अदला बदली हो रही होगी उस दिन इजरायली जहाज 10 घंटे की मुद्दत के लिए गाजा पट्टी के ऊपर से उड़ान नहीं भरेंगे। यह इस डील में एक शर्त रखी गई है। सीज फायर या होस्टेज डील के 7वें दिन और डील में शामिल औरतों लड़कियों की रिहाई के बाद इजरायली आर्मी गजा की अल रशीद स्ट्रीट से हट जाएगी और गाजा पट्टी के मेन रोड सलाह अल दीन स्ट्रीट के पैरेलल ईस्ट की तरफ चली जाएगी। उम्मीद है कि ऑक्यूपेशन फोर्स की वापसी से गाजा पट्टी में लोगों की मदद के लिए सामान आसानी से आ जा सकेगा और निहत्थे लोगों को अपने घरों में लौटने की इजाजत भी मिल जाएगी। चलिए अगले दौर में क्या होगा वो जान लेते हैं। सीज फायर के 22वें दिन और 1/3 इजरायली कैदियों की रिहाई के बाद इजरायली फौज गाजा पट्टी के बीचों बीच वाले इलाकों से सेपरेशन फेंस के बीच में या सेपरेशन फेंस के पास चली जाएगी। यूं समझ लें कि गजा और इजराइल की सरहद के पास लौट जाएगी। हालांकि उस पार भी सरहद के गजा के या फलस्तीन के कब्जाए हुए इलाके ही हैं। 48 इनकी तादाद बताई जाती है। बेघर हो गए लोगों की वापसी और इमदाद के पहुंचने की यह प्रोसेस नॉर्थ गजा पट्टी से जबरदस्ती खदेड़े गए फलस्तीनियों को अपने इलाके में लौटने की इजाजत देगी। समझौते के सभी फेज में राहत का सामान और पेट्रोल डीजल गैस लोगों तक पहुंचाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस पूरी डील की डिटेल्स बहुत ज्यादा लंबी हैं, बहुत ही ज्यादा लंबी हैं, बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पहले फेज में क्या, दूसरे में कितने कैदी, तीसरे में क्या, आप जानेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। लिहाजा हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात अब बहुत बड़ी खबरों की करते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे मिडिल ईस्ट की शक्ल और सूरत पूरी तरीके से बदल जाएगी। यह कहना है बड़े बड़े अखबारात का, ब्लूमबर्ग का भी यही कहना है। अमेरिका और सऊदी अरब एक ऐतिहासिक, एक तारीखी समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह बहुत बड़ा समझौता है, बहुत महंगा सौदा है। इस समझौते से जहां सऊदी अरब को अमेरिका से सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी, वहीं सिविल न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री का भी रास्ता साफ हो जाएगा। अमेरिका में न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा आएगी तो परमाणु बम का भी रास्ता साफ होगा। किसके लिए बताएंगे। इसके अलावा अमेरिका सऊदी अरब को AI और दूसरी उभरती हुई टेक्निक्स में भी मदद करेगा। इसके बदले में इजराइल को यह प्रपोजल दिया जाएगा कि वो अलग पैलेस्टाइन स्टेट को मंजूर करे, सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते ठीक कर ले। इजराइल अगर इसे कबूल करता है तो 76 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। इस समझौते पर 7 अक्टूबर के इजराइल पर हमले से पहले भी लगभग सहमति बन चुकी थी, लेकिन हमास ने जब हमला किया उसके बाद सऊदी अरब और इजराइल के बीच यह अब्राहम अकॉर्ड ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि अभी नेतन्याहू हुकूमत अलग फलस्तीन मुल्क के लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं है या तैयार नहीं है और इसी वजह से अमेरिका और सऊदी अरब इस प्लान बी पर काम कर रहे हैं। लिहाजा इजराइल को मजबूर होना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि इजराइल के कड़े रुख को देखते हुए सऊदी अरब ने अमेरिका को यह प्लान बी दिया है।
सऊदी अरब ने कहा है कि अमेरिका के साथ इस डील में इजराइल के साथ समझौते के पहलू को बाहर रखा जाए। अरब मामलों के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं या मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो सब ये कहते हैं कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि नेतन्याहू की हुकूमत की वजह से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच डिफेंस डील फंसी रहे। अमेरिका भी इस डील को आगे बढ़ाता दिख रहा है। अमेरिका को सऊदी माल भी तो मिलेगा, मोटा पैसा है वो मिलेगा। अमेरिका को तो हथियार बेचने हैं, अमेरिका अपना फायदा देखता है। दरअसल सऊदी अरब में चाइना और रशिया का असर बहुत बढ़ता जा रहा है, ये एक बड़ा मसला है। चाइना ने हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के बीच पीस डील यानी शांति समझौता करवाया। रूस भी सऊदी अरब के साथ अपने बिजनेस रिलेशन बढ़ा चुका है। ऐसे में अमेरिका सऊदी अरब को अपने हाथ से खोना नहीं चाहता, जो कई दहाइयों से मिडिल ईस्ट में उसका सबसे बड़ा दोस्त बनकर रहा है। हालांकि अभी भी एंटनी ब्लिंकन ने, विदेश सचिव ने, सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते नॉर्मल होने पर जोर दिया। साथ ही अलग फिलिस्तीनी देश की प्रोग्रेस पर भी बात कही। यह और बात है कि अमेरिका पीछे से इजराइल को हथियार देता है। काश इतने ही हथियार फिलिस्तीन को दे दिए होते तो कब का समझौता हो गया होता, कब की जंग रुक चुकी होती, इजराइल को भी अपने नाखूनों की धार का पता चल चुका होता, अपने आयरन डोम की ताकत भी जांच ली होती। लेकिन अमेरिका ने भी हथियार उसी को दिए जिसके पास हथियार थे, और जिनके पास कुछ नहीं था उनके पास कुछ नहीं रहा। बढ़ते आगे, भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसे इजराइल के लिए एक तमाचे या झटके की शक्ल में देखा जा रहा है। दरअसल भारत ने यूनाइटेड नेशंस में इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट किया है। यूएन की एक बैठक में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट करता है, जहां फिलिस्तीन के लोग एक सेफ सरहद के अंदर एक आजाद देश में रह सकेंगे अगर 2 स्टेट बन गई तो। उन्होंने यूएन में फिलिस्तीन को मेंबर बनाए जाने पर फिर से गौर करने का मुतालबा किया। भारत के इस कदम को इजराइल के लिए झटके की शक्ल में देखा जा रहा है, जबकि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अलग फिलिस्तीनी स्टेट के मुखालिफ हैं। वो नहीं चाहते कि अलग फिलिस्तीन बने, वो कहते हैं पूरा इजराइल है जी, हम तो यहां आए थे, हमारे वादा है जमीन का। फिलिस्तीन ने पिछले दिनों, आपको याद होगा कि यूएन की मेंबरशिप के लिए अपील की थी यूएन में, और अमेरिका ने इस पे वीटो कर दिया था। लेकिन वही अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना चाहता है फिलिस्तीन में, वही अमेरिका 2 स्टेट सॉल्यूशन भी चाहता है। लेकिन जब यूएन में मेंबर बनने की बारी आती है फिलिस्तीन की, तो अमेरिका वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है। बढ़ते आगे, टाइम मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में दोबारा अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में लगे डोनाल्ड ट्रंप इस सदी में अलग फिलिस्तीनी स्टेट का सपोर्ट नकारने वाले पहले प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि 2 स्टेट का मुद्दा काम कर सकता है, और बहुत से लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया था, लेकिन अब यह और ज्यादा पेचीदा हो गया है, मुश्किल हो गया है। ट्रंप फिलिस्तीनियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जब आप उनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं तो वो कहते हैं कि 2 स्टेट, लेकिन जब इजराइल इस पर राजी हो जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमें सब कुछ चाहिए। पता नहीं इजराइल 2 स्टेट पर कब राजी हुआ था, 2 स्टेट पर कब राजी हुआ था। इजराइल में जो लोग बसे हैं उन्हें 1948-47 मिलाकर यहां बसाया गया, वहां से जहां ये पिट रहे थे। 1967 के बाद अलग ही नक्शा बना लिया। यूएन का नक्शा वो ना माने, हर रोज जमीन वो कब्जा है फिलिस्तीन की, और इजराइल राजी हो जाएगा नहीं। ट्रंप ने यहां तक की इशारा दिया, जरा सुनिएगा, कि अगर इजराइल के साथ जंग हुई तो वो ईरान पर हमले में शामिल होंगे। अगर मैं प्रेसिडेंट बना और ईरान से इजराइल की जंग हुई तो ईरान के खिलाफ हम भी उतरेंगे। उन्होंने कहा कि हां, मैं इजराइल की हिफाजत करूंगा। ट्रंप ने इस दौरान नेतन्याहू की पॉलिटिकली जो दुश्मनी है जिस नेता से, बेनी गैंट्स, उसकी तारीफ की और कहा कि वो एक अच्छे इंसान है। लेकिन ट्रंप सवाल पूछने पर इस जवाब को नकार गए कि वो गैंट्स को नेतन्याहू के मुकाबले में ज्यादा तरजीह देते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इजराइल में कई अच्छे लोग हैं जो काम कर सकते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं दोस्त? इसका मतलब है कि नेतन्याहू का सब्स्टिट्यूट ट्रंप की नजर में, और ट्रंप को अगर यह ताकत मिली फिर से दोबारा प्रेसिडेंट बनने की, तो वो इस सब्स्टिट्यूट का शायद एक इस्तेमाल जरूर करेंगे। चलिए अब बात बेंजामिन नेतन्याहू को मिले झटके की। इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका मिला, और उस देश के राष्ट्रपति ने ज़ायनी हुकूमत से तमाम रिश्ते खत्म करते हुए नेतन्याहू की इज्जत की जमकर धज्जियां उड़ा दी, जो देश पहले भी नेतन्याहू को आईना दिखा चुका है।
कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने इजराइल के साथ तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करने का ऐलान कर दिया और यह फैसला आज 2 मई 2024 से अमल में भी आ गया। पेट्रो ने कहा कि गजा में इजराइल के जुल्मों के चलते वो इजराइल के साथ रिश्ते खत्म कर रहे हैं और उन्होंने ये सब कुछ एक भीड़ के सामने कहा कि यहां मैं आपके सामने कोलंबिया की प्रेसिडेंट की हैसियत से ये कहता हूं, ऐलान करता हूं कि इजराइल में एक ऐसी हुकूमत है जिसका प्रेसिडेंट जेनोसाइड में शामिल है, जेनोसाइड करता है और अब हम इजराइल के साथ तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि गजा में जो हो रहा है उसको लेकर हम चुप नहीं रह सकते। याद रखिएगा कि एक लंबे वक्त तक जो होता रहा कोलंबिया में एक सिविल वॉर के तौर पर, वहां गुरिल्ला मिलिशिया ये सब, उसमें इजराइल का दोस्त रहा इस मुल्क का। इजराइल के हथियार और प्लेन्स वहां यूज होते रहे, लेकिन वक्त बदल गया है। लोग जो बोल सकते हैं वो बोल रहे हैं। न जाने कितनों की हड्डियां सीधी हो जाएंगी रीढ़ की और वो भी बोलेंगे। आज दुनिया भर की खबरें बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और अगर नहीं कुछ गलती हुई है तो माफी चाहूंगा। सुझाव आप जरूर दीजिएगा। हाँ, आजाद बोल इंडिया को सपोर्ट जरूर करें क्योंकि आपके सपोर्ट से ये चैनल जो अपनी डेवलपिंग स्टेज में है वो आगे जा सकता है। दुनिया टुडे हमारा दूसरा चैनल है। अगर यहां मैं कभी ना मिलूं और वीडियोस मिलने बंद हो जाएं तो वहां आइएगा। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन जरूर चाहने के लिए बेल दबा दीजिएगा। शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।